हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, फ्लोरिन सीटू बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। फ्लोरिन सीटू रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नाम याद रखना आपको, फ्लोरिन सीटू ये हैं रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। उसके अलावा आपसे एग्जाम में स्टैटिक भी पूछ सकता है। तो रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, प्रेसिडेंट हैं क्लॉस लोहानिस और करेंसी है रोमानियन ल्यू। नेक्स्ट है, गुड गवर्नेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 25 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। तो हर साल 25 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे 3 बार इन्होंने कार्य किया। सबसे पहला जो इनका कार्यकाल था ये था 1996 में और ये कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का था। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल था ये था मार्च 1998 से लेकर अप्रैल 1999 का और ये टाइम पीरियड था 13 मंथ का। और जो इनका तीसरा टर्म था ये पूरा टर्म था 1999 से लेकर 2004 यानी 5 साल का पूरा टर्म था। इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 में और उसके अलावा पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किए गए थे इन्हें। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड जापान साइंड एग्रीमेंट टू बूस्ट कोऑपरेशन इन स्टील सेक्टर। भारत और जापान ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है स्टील सेक्टर में कोऑपरेट करने का, ये साइन किया गया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा और उसके साथ ही जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों ही देशों के बीच में ताकि भारत में जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बूस्ट मिल सके और जो भी स्टील प्रोड्यूस होती है भारत में उसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके लिए दोनों देश एग्री हुए कि जो इंडिया जापान स्टील डायलॉग है इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ओके, ये एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का डायलॉग होगा जिसे इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि दोनों ही देश के बीच में जो कोऑपरेशन है स्टील के सेक्टर में उसको और भी ज़्यादा बूस्ट मिल सके। इसके अलावा दोनों ही देश एग्री हुए कि जो स्टील सेक्टर है दोनों ही देशों का, तो उसके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उसको प्रमोट करने के लिए जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो भारत की जो मिनिस्ट्री है स्टील की, वहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फग्गन सिंह कुलास्ते। और जापान की कैपिटल की बात करें तो यह है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेटअप बाय मणिकरण पावर लिमिटेड इन गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। तो इसके लिए जो मणिकरण पावर लिमिटेड है ये 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इस रिफाइनरी के लिए। और इस लिथियम रिफाइनरी के लिए जो लिथियम का ओर है इसे इंपोर्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ओके, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है जिसका नाम है नियो मेटल्स। ओके, तो नियो मेटल्स के साथ मणिकरण पावर लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि भारत में लिथियम को प्रोड्यूस किया जा सके। तो एक्चुअली में भारत में बहुत ही कम लिथियम होता है, जो भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो भारत है, जो यहाँ की इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, आपने सुना होगा उनमें लिथियम आयन बैटरी लिखा होता है। तो उन बैटरीज़ के लिए भारत ज़्यादातर चाइना, जापान और ताइवान पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ के लिए। ओके, तो अब जब भारत में ही लिथियम प्रोड्यूस होने लगेगा तो जो कॉस्ट हैं वो जो अभी काफ़ी ज़्यादा है वो कम हो जाएंगे और भारत को इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सेटअप होगा गुजरात में। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। तो आपने देखा होगा ये होता है हॉट एयर बैलून। ओके, ये बैलून होता है, नीचे इसमें एक कार्ट लगा होता है जहाँ पे जो कोई भी पर्सन है वहाँ पे जाके उसके बाद
हॉट एयर के थ्रू इस बलून को हवा में उड़ाया जाता है और ये फिर डिस्टेंस पे ये ऊपर फ्लाई करता है। तो इसी सर्विस को अभी इसी सफारी को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो इससे होगा क्या कि नॉर्मली आपने देखा होगा जो टाइगर सफारी है वहाँ पे आप व्हीकल से लैंड में ट्रैवल करते हैं और ये सफारी के शुरू हो जाने के बाद आप बलून के थ्रू ऊपर हाइट से जो भी जानवर हैं वहाँ पे, जैसे कि लेपर्ड्स हो गए, टाइगर्स हो गए, वहाँ की वाइल्ड कैट हैं, ओके, ब्लैक बक है और जो भी एनिमल हैं वहाँ पे, तो उन सारे जानवरों को हाइट से आप देख सकते हैं बलून के थ्रू। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1968 में और ये टाइगर रिजर्व बना था 1993 में। ओके, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकम्स फर्स्ट रेलवे जोन टू यूज EOTT सिस्टम इन इंडिया। ईस्ट कोस्ट रेलवे भारत में EOTT प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन बना है। तो सबसे पहले ये जो EOTT है ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। ओके, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये जो EOTT टेक्नोलॉजी है आप ये देख रहे हैं, ट्रेन के लास्ट वैगन में इसे लगाया जाता है और एक्चुअली में इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड ऑफ ट्रेन यानी HOT और दूसरा होता है एंड ऑफ ट्रेन यानी EOT। तो जो हेड ऑफ ट्रेन होता है ये वाला पार्ट लगाया जाता है लोकोमोटिव में यानी जो सबसे आगे होता है, और जो एंड ऑफ ट्रेन है इसे फिट किया जाता है जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा है उसके लास्ट में। ओके, तो ऐसे में होगा क्या, इसका काम क्या होता है? तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है लोकोमोटिव पायलट के बीच में और जो लास्ट में वैगन होता है। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता था, पहले जो लास्ट डिब्बा होता था ट्रेन का वहाँ पे गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती थी और वो कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते थे, ये बताने के लिए कि ट्रेन में जो वैगन्स हैं ट्रेन के साथ साथ सभी कनेक्टेड हैं और ट्रेन के साथ सभी चल रहे हैं। और इस डिवाइस के लग जाने के बाद ये डिवाइस ही अब कम्युनिकेट कर सकती है अपने आगे वाले पार्ट से और इस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा और जो लोकोमोटिव पायलट है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हाँ सारे डिब्बे आपस में कनेक्टेड हैं और पूरे एक ट्रेन के पार्ट में एक साथ ही चल रहे हैं। तो इसे यूज़ किया है ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ ने, जिसका हेडक्वार्टर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में और यहाँ के जनरल मैनेजर हैं विद्या भूषण। नेक्स्ट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक था ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था और अभी हाल ही में जो भारत का रिजर्व बैंक है उन्होंने इसका बैंकिंग लाइसेंस जो था इसको कैंसिल कर दिया है। और बात आती है कि यहाँ का कस्टमर का क्या होगा, जिनके भी अकाउंट थे यहाँ पे डिपॉजिट थे, तो बैंक के पास कहा जा रहा है कि अभी लिक्विडिटी है, उनके पास लिक्विडिटी फंड्स हैं जिसके थ्रू जो भी डिपॉजिट थे वहाँ के कस्टमर के उनको वापस दिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो लाइसेंस है इसको कैंसिल क्यों किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जो बैंक की एक्टिविटीज़ थी ये RBI के अनुसार नहीं थी। ओके, RBI जो भी यहाँ पे कस्टमर थे उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इस बैंक में और RBI को इसमें कोई फ्यूचर डिपॉजिटर भी नहीं दिख रहे थे, यानी फ्यूचर कस्टमर भी इसमें नहीं समझ में आ रहे थे। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो RBI के द्वारा मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है बैंकों के पास होनी चाहिए, तो 2019-20 के 2 क्वार्टर में 2019-20 के 2 तिमाहियों में ये बैंक नाकाम रहा है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। इस कारण से इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ के MD और CEO हैं संजय अग्रवाल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट अपडेट है प्रशांत प्रभाकरण हैज़ बीन एलिवेटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यस सिक्योरिटीज़। प्रशांत प्रभाकरण को यस सिक्योरिटीज़ के MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो जो यस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है यहाँ के पहले ये जॉइंट रूप से MD और CEO थे। ओके, तो कौन थे पहले? प्रशांत प्रभाकरण और इनके साथ ही विकास दावरा। तो ये 2 पर्सन थे पहले जॉइंट रूप से MD और CEO थे यस बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, और अब विकास दावरा जी को हटा के प्रशांत प्रभाकरण जी को MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है यस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और ये हैं प्रशांत प्रभाकरण जी। नेक्स्ट अपडेट है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन विल इन्वेस्ट $54 मिलियन इन इंडिया टू सपोर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत में $54 मिलियन का निवेश करेगा। ओके, तो जो डीएफसी है या इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत में $54 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि भारत के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके, उनको सपोर्ट मिले। तो ये जो $54 मिलियन का अमाउंट है ये दिया जाएगा NIIF को, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। ओके, और ये जो डीएफसी है, डीएफसी क्या है? डीएफसी एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करता है, और जो भी पूरे विश्व भर में लोअर या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जो भी प्राइवेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फाइनेंस की सुविधा देती है। और जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं सुजोय बोस। नेक्स्ट अपडेट है थावरचंद गहलोत लॉन्चेस स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप। थावरचंद गहलोत जी ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो थावरचंद गहलोत जी हैं कौन? ये भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, याद रखना आपको। दूसरी चीज़ ये कि ये ऐप का काम क्या है, तो कई जगह सिटीज़ में आपने कचड़े पड़े रहते हैं, जो भी इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं, उसके अलावा जो भी मैनुअल स्कैवेंजर हैं हर जगह ही पड़े रहते हैं, हर जगह गंदगी रहती है। तो ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है एक तरह से जियो टैगिंग के लिए। तो इस ऐप का यूज़ करके कोई भी एनजीओ हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पर्यावरण या सफाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या उसके अलावा कोई जनरल पब्लिक भी है, आम जनता भी है, तो अगर कहीं पे उन्हें कोई गंदगी दिखती है कि कोई भी इनसैनिटरी लेट्रिन या फिर कोई मैनुअल स्कैवेंजर्स दिखता है, तो इस रिपोर्ट के थ्रू ये गवर्नमेंट की नोटिस में ला सकते हैं उस गंदगी को। यानी जो भी डिटेल्स हैं कि किस लोकेशन पे क्या कचरा है, तो इस ऐप के थ्रू उस कचरे की लोकेशन को शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट अपडेट है अमरिंदर सिंह लॉन्चेस PR इनसाइट मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल। अमरिंदर सिंह जी ने PR इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो अमरिंदर सिंह जी हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है PR इनसाइट का मोबाइल ऐप और उसके साथ ही वेब पोर्टल। तो ये है क्या एक्चुअली में? तो ये एक तरह से फीडबैक के लिए बनाया गया है। ओके, जो भी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के लिए, वहाँ की जनता के लिए जो भी स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, ओके, तो उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्या उनमें कमियां हैं, कहाँ कुछ सुधार किया जा सकता है, तो जो भी जनता है वो इस ऐप और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सरकार तक वापस से फीडबैक भेज सकती है। ओके, उसके बाद जब उस सरकार को वो फीडबैक मिलेगा वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उसके बाद जो भी उसमें कमियां होंगी स्कीम में, जो भी उसमें ख़राब चीज़ें होंगी, उसको रिमूव करके उसको वापस से एनालाइज करके उस स्कीम को और उस प्रोग्राम को वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो इसी कारण से ये ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह जी और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर हैं VP सिंह बदनोर। नेक्स्ट अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव। आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग पहल शुरू किया है। तो आपको इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना है, क्या है? झटपट प्रोसेसिंग। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो भी टैक्स पेयर होते हैं जब भी वो ITR फाइलिंग करते हैं टैक्स रिटर्न के लिए, तो जो प्रोसेस है उसमें कभी कभी तो टाइम ज़्यादा लगता है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी कारण से ये पहल शुरू की गई है आयकर विभाग के द्वारा, ताकि जो ITR फाइलिंग होती है उस प्रोसेस को आसान बनाया जा सके और उसमें तेज़ी भी लाई जा सके, यानी उसे क्विक बनाया जा सके प्रोसेस को। तो ये जो इनिशिएटिव है उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, पहले से वैलिडेटेड है और उसके अलावा ITR के लिए वेरीफाई भी है। नेक्स्ट अपडेट है फीफा कैंसल्स मेंस 2020 अंडर-20 एंड अंडर-17 वर्ल्ड कप ड्यू टू कोविड-19। फीफा ने कोविड-19 के कारण 2021 के अंडर-20 और अंडर-17 पुरुष विश्व कप को रद्द कर दिया है। तो फीफा आप सभी को पता है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जो भी रेगुलेट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल को, और जो भी टूर्नामेंट्स होती हैं यहीं ऑर्गेनाइज कराती है।
तो अभी हाल ही में पूरे विश्व में पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, तो इस कारण से 2021 में जो अंडर-20 और अंडर-17 का वर्ल्ड कप होने वाला था मेंस का, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और जो नया शेड्यूल आया है, तो जो अंडर-20 का वर्ल्ड कप है मेंस का, ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। कब? 2023 में। उसके अलावा जो अंडर-17 का वर्ल्ड कप है, इसे होस्ट करेगा पेरू, ये भी होगा 2023 में। तो 2021 से रीशेड्यूल करके इसे 2023 में कर दिया गया है। इसके अलावा फीफा ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि जो वुमेंस का वर्ल्ड कप होता है, वहाँ पे अब 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो वुमेंस फुटबॉल है, इसको और भी ज़्यादा ग्रो किया जा सके, इसको बूस्ट किया जा सके। और साथ ही फीफा रैंकिंग भी देख लेते हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो मेंस की रैंकिंग है, वहाँ पे टॉप पे है बेल्जियम और भारत है 104th पोजीशन पे। और वहीं विमेंस की टीम की बात करें तो वुमेंस रैंकिंग में टॉप पे है यूएसए और भारत है 53वें नंबर पे। और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी बिल्ट इन राउरकेला, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो उड़ीसा है, वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जाएगा। उड़ीसा में कहाँ पे? राउरकेला सिटी में। ओके, इसमें कैपेसिटी होगी 20,000 की। ओके, लगभग 20,000 लोग की क्षमता होगी इसकी। और इसे बनाया जाएगा 15 एकड़ की ज़मीन में। और कहाँ पे बनाया जाएगा? राउरकेला में जो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके कैंपस में से बनाया जाएगा। और आपको कुछ ही दिनों पहले मैंने बताया था कि जो 2023 का के हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है, इसे भी उड़ीसा ही होस्ट करेगा। तो ये जो स्टेडियम है इस वर्ल्ड कप में, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि यहाँ पे भी मैचेस होंगे। ओके, इस कारण से बहुत ही जल्दी ये स्टेडियम जो है डेवलप होने वाला है और ये भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो उड़ीसा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।